सर ये हमारा प्यारा भारत है। अगर मैं भारत की बेटा जी बात करूं तो आप देखोगे भारत में उत्तर से लेके, है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक ठंडा पड़ जाएगा। तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक तरीके से ग्रेनाइट का रूप ले लेगा। तो ये चट्टानें जो है किससे मिलकर बनी हुई है? काली काली चट्टानें होती हैं जो कि ग्रेनाइट की बनके मिलकर बनी होती हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या, इवन दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कृषि महत्व की हिसाब से हम देखें तो भैया यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है यहाँ पे। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करें ढाल की दिशा, तो पश्चिम में ऊंचा है और पूरब की ओर धीरे धीरे ढाल है। तो आप देखोगे इसकी ढाल। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारी सी क्लास में। तो भाई हमारे जो दृष्टि बैच चल रहा है यूट्यूब पे, ऑलरेडी बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं आ गए हैं और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स के एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर ला रहे हैं। तो भाई आज के इस क्लास की अगर हम बात करें तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो बॉस? तो सर आज की अगर हम बात करें ना तो आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ये सर किसका चैप्टर है, कौन से विषय का चैप्टर है? तो भैया ये जो चैप्टर है ना भूगोल का है। और भूगोल की हम बात करें अपने आप में एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। भाई आसपास आपको जो भी दिख रहा है ये सब कुछ जो है भूगोल का ही पार्ट है ना, सब कुछ जो है भूगोल का ही हिस्सा है। तो एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर दूसरा है आपका भूगोल का, और चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में इस चैप्टर को हम बोलते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इस चैप्टर की हम बात करें, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, कम से कम वक्त में इस पूरे चैप्टर को मुझे कंप्लीट करवाना है ताकि तुम्हारा रिवीजन के टाइम पे, है ना, कोई बहुत लंबा तुम्हें लेक्चर ना देखना पड़े। समझ में आ गया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो चैप्टर का जो नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो हम सबकी हम बात करें, हम भारत की ही बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा हम भारत को अपने शरीर से थोड़ा कंपेयर करके देखें, तुलना करके देखें हम अपने भारत की शरीर से, तो आप देखोगे ना आपके भी तो क्या है, आपका भी तो भौतिक स्वरूप है। आपके शक्ल पे क्या है भाई? आंख, कान वगैरह हैं, दो हाथ हैं आपके, है ना। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को देखते हो बोलते हो अरे भैया वो बहुत सुंदर है, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनके बाल बहुत सुंदर हैं, है ना। तो ये सारी जो चीजें देखते हो ये क्या है सर? ये उस इंसान का जो है भौतिक स्वरूप है। जैसे आपका भौतिक स्वरूप है, मेरा भी तो भौतिक स्वरूप है। देखो अमित भैया कितने हैंडसम दिखते हैं। क्यों सर? अरे अमित भैया गोरे लगते हैं, बढ़िया हैंडसम लगते हैं, गोरे चिट्टे रखे हैं। भैया ये मेरा भौतिक स्वरूप है, तो तुम्हारा भी भौतिक स्वरूप है। और ऐसे ही मैं बात करूं तो भैया भारत का भी भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब ये होता है जो भी तुम्हें चीजें दिखाई दे रही हैं, तो भारत में तुम्हें क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं भाई? तो तुम कहीं जाओगे तो भैया भारत में तुम्हें पहाड़ भी दिखेंगे, मैदानी क्षेत्र दिखेंगे, तुम्हें पठार भी दिखेंगे, तुम्हें अलग अलग तटीय मैदान दिखेंगे। जैसे आपको एक शरीर पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, हमारे शरीर के अलग अलग अंग दिखाई देते हैं, ये हमारा क्या है? भौतिक स्वरूप है। ऐसे ही पूरे भारत का भी क्या है सर? भौतिक स्वरूप है। और इन सारे भौतिक स्वरूपों के बारे में हम बात करेंगे, मतलब है ना, सर से लेके पांव तक, यानी कि ऊपर से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, जो भी आपको भू आकृतियां देखने को मिलती हैं भारत की, जो भी आपको भारत की भू आकृतियां देखने को मिलती हैं, ये सब कुछ हम जो है पढ़ने वाले हैं। इतने सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। अब ये देखो ध्यान से, इस अगर पूरे मानचित्र को आप देखोगे तो ये क्या है सर? ये हमारा प्यारा भारत है। अगर मैं भारत की बेटा जी बात करूं तो आप देखोगे भारत में उत्तर से लेके, है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक आप जाओगे तो आपको अलग अलग आकृतियां दिखाई देंगी। मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो उत्तर में, है ना, उत्तर में आपको क्या मिलेंगे? हिमालयाज मिलेंगे, है ना, अलग अलग हिमालयास की आपको श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। अब आप पहाड़ों से नीचे उतरोगे तो आपको उत्तर में उत्तरी मैदानी दिखेंगे, उत्तरी मैदान, है ना। अगर थोड़ा सा पश्चिम में जाओगे तो आपको एक मरुस्थल भी दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा और आप दक्षिण की तरफ आओगे तो आपको पठार दिखाई देंगे। अब सर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको पश्चिमी घाट, और पूरब की तरफ जाओगे तो पूर्वी घाट दिखाई देंगे। तो सर ये क्या है सर? ये हमारे भारत का स्वरूप है। अगर थोड़ा सा और नीचे आओगे और समुद्र में जाओगे तो आपको अरब सागर में आपको लक्षद्वीप दिखेगा, और आपको बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार दिखेगा। तो ये सब क्या है सर? ये हमारे भारत का स्वरूप है। इन सब के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो यहां पे सबसे पहले बात की जा रही है भाई भारत की भूमि विविधता के बारे में। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, भारत की आपको अलग अलग भूमि विविधताएं देखने को मिलती हैं। पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, सब कुछ आपको जो है हमारे भारत जैसी जमीन पर जो है, धरती पर जो है देखने को मिलता है। तभी तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्लियर हुआ ना? चलिए अगर हम बात करें तो आप देखोगे थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा परिचय की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा अगर मैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो आप देखोगे कि हमारे भारत की सबसे पुरानी जमीन कौन सी है, जिनका ऐसा माना जाता है जो बहुत साल, करोड़ों साल पहले बनी थी। अगर मैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो आप देखोगे जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि भारत का ये वाला हिस्सा है ना, भारत का जो ये वाला हिस्सा है, आप देखोगे, यानी कि थोड़ा सा मैं पीछे जाऊं तो भारत का जो ये वाला हिस्सा है, देखो ध्यान से फटाफट से, भारत का जो ये वाला हिस्सा है ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना? आप देखोगे भारत जो था पहले, आप देखोगे गोंडवाना का हिस्सा हुआ करता था। पहले क्या था? पहले एक ही स्थल हुआ करता था, है ना, जिसको हम पेंजिया बोलते थे, और बहुत बड़ा समुद्र था, इसको हम पेंथलासा बोलते थे। पेंजिया दो भागों में अलग हो गया, और आप देखोगे नीचे वाला जो भाग था, दक्षिण वाला जो भाग था, उसको गोंडवाना बोला गया, और गोंडवाना से ही इस हिस्से को, है ना, गोंडवाना से क्या हुआ है? गोंडवाना से ही ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिस्सा गोंडवाना से ही अलग हुआ है। समझ में आया? तो हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है,
और फिर आप देखोगे बाद में इस, है ना, प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो। तो आप देखोगे एक, दो, तीन, आप देखोगे इधर क्या है, इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है, और नीचे आप देखोगे हमारा हिंद महासागर है। तो आप देखोगे इस भाग को हम प्रायद्वीप बोलते हैं, क्योंकि ये भाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये भाग जो है वो भारत का सबसे पुराने भागों में से एक है, अगर मैं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं। हिमालय की बात करूं तो हिमालय सबसे नए है, इनकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। तब आप देखोगे जब हमारी भारतीय प्लेट जो है, जब आप बोल सकते हो जो हमारी यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, है ना, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो आप देखोगे तो हमारे भारत का, सॉरी मैं कहूं भारत, हमारे हिमालयास का जो, आई एम रियली सॉरी, हमारे हिमालयास का जो निर्माण हुआ, तो हिमालयास बहुत बाद में बने हैं। हमारा हिमालयास का निर्माण कैसे हुआ था? तो आप देखोगे कि हमारा जो गोंडवाना था वो अलग अलग हिस्सों में बंटने लगा। जब हमारा गोंडवाना अलग अलग हिस्सों में बटा तो उससे एक प्लेट थी, इसको हम भारतीय प्लेट बोलते थे, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते थे। तो ये भारतीय प्लेट जो थी ये मूव होती है ना, ये चलते किसकी तरफ? ये यूरेशियन प्लेट की तरफ चलते हैं। तो यूरेशियन प्लेट और आप देखोगे ना, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पर हिमालयास का निर्माण होगा। तो ये अलग थ्योरी है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज बोलते हैं इनको हम, ये बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जानो कि हमारे जो हिमालयाज हैं सबसे ज्यादा नवीनतम है, इनका निर्माण जो है बहुत टाइम पहले नहीं हुआ। मतलब अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की तो ये बहुत पुराने हैं। अगर इनसे हम तुलना करेंगे तो हमारे हिमालय बिल्कुल बच्चे हैं, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बालक हैं हमारे, है ना। इनका निर्माण जो है अभी क्या 50 मिलियन साल पहले हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार की तो 500 मिलियन साल पहले बन चुके हैं, करोड़ों साल पहले जो बन चुके हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो सबसे आप देखोगे ना, जैसे भू वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो आप देखोगे हमारे हिमालय जो है सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा अस्थिर है। अस्थिर का मतलब क्या होता है? अस्थिर का मतलब ये होता है कि अभी भी ये जो प्लेटें टकराई थी इनका निर्माण अभी भी हो रहा है, अभी भी हमारे हिमालय जो है वो बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है थोड़ी बढ़ती जा रही है, लंबाई उसकी जो है बढ़ती जा रही है। तो समझो थोड़ा सा क्लियर हुआ? अच्छा, आप देखोगे इसके बाद क्या होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तरी मैदानी की, जिसमें आप देखोगे यूपी, बिहार, है ना, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, बिहार, ये सब जो है, झारखंड वगैरह, ये पूरा जो हिस्सा है ये सब हमारे उत्तरी, जैसे थोड़ा सा नीचे भी अगर आप आओगे मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये भी इसमें आ जाता है थोड़ा बहुत। तो आप देखोगे ये पूरा जो भाग है, आप देखोगे इसको हम बोलते हैं उत्तरी मैदान, ठीक है ना। अच्छा सर, यहां ये उत्तरी मैदान कैसे बना? तो आप देखोगे एक जलोढ़ निरपेक्षों से बना। तो देखो, अगर मैं बात करूं जल्दी, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो ये हमारे उत्तरी मैदान बने कैसे हैं। तो आप देखोगे जब टक्कर हुई थी तो आप देखोगे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। जब गड्ढा बन गया था तो गड्ढे को भरा किसने है? तो आप देखोगे कि जो इन पहाड़ों से नदियां आती थी अपने साथ में बहुत ज्यादा गाद लेके आती थी, सेडिमेंट्स लेके आती थी, और ये गाद जो है, मिट्टी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी, है ना। जब भरने लगी तो ऐसे गड्ढे भर जाते हैं। तो आप देखोगे ये जो मिट्टी थी इसको बाद में जलोढ़ मृदा बोलते हैं, है ना। जब ये मिट्टी महीन हो गई, बहुत पतली पतली हो गई, तो आप देखोगे इसको हमने जलोढ़ मृदा बोला। सर, ये जलोढ़ मृदा आई कहां से थी? तो नदियां जब आ रही थी पहाड़ों से तो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आती थी, और यही जो मिट्टी का जमाव जो था, यही मिट्टी का जो जमाव था वो क्या बना बाद में? वही जो है इसने ही उत्तरी मैदानी भाग का जो है रूप ले लिया, इसने ही उत्तरी मैदानी भाग का रूप ले लिया। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर हुआ ना? शॉर्ट में आपको बता दिया होगा। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालयस के बारे में। अगर हिमालयस के बारे में बात करें तो आप देखोगे थोड़ा सा हिमालयस के बारे में, ये देखो हिमालयस आपको ये दिख रहे हैं, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये तीन जो आपको अलग अलग श्रृंखलाएं दिख रही है, हिमालयस की श्रृंखलाएं ऊपर। अगर मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा तो आप देखोगे हिमालयस की बात करूं तो पश्चिम से पूर्व में फैले हुए हैं। तो आप देखोगे ये हमारा पश्चिम है, थोड़ा सा इधर से लेके आप देखोगे इधर की तरफ गए हैं, ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखो सबसे बड़ा, हाँ, विस्तार की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो आप देखोगे कि ये हमारी इधर, आप देखोगे इधर हमारी सिंधु नदी जाती है और ये इधर हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। तो आप देखोगे सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी का जो है, नदी तक जो है इन हिमालयस का जो है विस्तार, यहां से लेके ना पूरब से लेके पश्चिम तक, सॉरी, हाँ, पश्चिम से लेके पूरब तक, ठीक है, पश्चिम से लेके पूरब तक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लंबाई कितनी है? तो आप देखोगे जब यहां से यहां तक आप जाओगे तो लगभग जो है 2400, है ना, यहां से लेके जब यहां तक आप जाओगे तो लगभग 2400 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई आपको देखने को मिलती है। ये दुनिया की सबसे ऊंची, क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची हिमालयन श्रृंखलाओं में से एक है। अगर हम हिमालयस की बात करें तो विश्व में इतने ऊंचे हिमालयस कहीं नहीं मिलते जितने हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ना सिर्फ भारत आता है इसमें, भारत भी आता है इसमें, नेपाल भी आ जाता है, कुछ हिस्सा जो चाइना में भी आ जाता है, कुछ हिस्सा जो है भूटान में भी आ जाता है। तो आप देखोगे ये जो श्रृंखलाएं हैं ये अलग अलग देशों में है, और आप देखोगे विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है। चौड़ाई की अगर हम बात करें, यानी कि चौड़ाई की, है ना, यानी कि मैं चौड़ाई की बात करूं, ये चौड़ाई हमारी है ना, यानी कि अगर हमारी ये क्या है, श्रृंखलाएं हैं, तो अभी तो हमने किसकी बात की थी? अभी तो हमने इनकी लंबाई की बात की थी। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की अगर हम बात करूं तो आप देखोगे चौड़ाई क्या है इनका, तो आप देखोगे कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर थोड़ा सा मैं बात करूं चौड़ाई की, तो चौड़ाई शुरुआत में, है ना, कश्मीर की तरफ ज्यादा है, कितनी है सर? 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे चौड़ाई कम होती जाती है। तो कितनी हो जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश जाते जाते 150 किलोमीटर रह जाती है। समझ में आया? हाँ, तो चौड़ाई क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है हिमालय, है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी चौड़ाई कम होती जा रही है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं सर। आकार की हम बात करें चाप के रूप में, है ना, कि एक तरीके से ऐसा है ना,
आगे से थोड़ा चौड़ा है और ऐसे होता जा रहा है। तो ये हमने बोल दिया चाप की तरह इनका आकार है, जो कि स्टार्टिंग में शुरुआत में आप देखोगे चौड़ा है, 400 किलोमीटर का है, और बाद में आप देखोगे ये जो है अरुणाचल प्रदेश जाते जाते अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते जाते आप देखोगे जैसे जैसे पूरब की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखोगे ये सिर्फ 150 किलोमीटर के रह जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी है, बहुत डिटेल में भी एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, सर्च कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करूं हिमालय की, क्या है हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, 3 श्रृंखलाओं की हम बात करें तो पहली वाली श्रृंखला जो है सबसे आंतरिक श्रृंखला, जो सबसे अंदर वाली श्रृंखला है, इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। इसको महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया ना? हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो 3 तरह की हमारी क्या है, 3 तरह की हमारी हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। पहली को हम बोलते हैं हिमाद्री, दूसरी को हम बोलते हैं हिमाचल, और तीसरी को हम बोलते हैं शिवालिक। सबसे ऊंची और सबसे अंदर वाली श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हमारी हिमाद्री, जिसको हम महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सबसे ऊंची श्रेणी है और इनकी अगर औसतन ऊंचाई की हम बात करें तो 6000 मीटर की है। विशेषताओं की हम बात करें तो आप देखोगे सबसे निरंतर है, मतलब आप देखोगे एकदम चलती जा रही है निरंतर, एकदम बढ़िया है ना, बीच में कोई गैप वैप कम है इसमें, बहुत कम दर्रे वगैरह देखने को मिलते हैं। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची है ना, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, कंचनजंगा की हम बात करें, है ना, अन्नपूर्णा की हम बात करें, तो ये सब यहीं पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां यहीं पर स्थित है। क्लियर हो ना? आप देखोगे यहां पर हमेशा क्या रहता है, हमेशा जो है बर्फ रहती है। आप देखोगे ये जो पत्थर है किससे बने हैं, तो आप देखोगे ये ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बने हैं। तो आप देखोगे जब टक्कर हुई थी तो नीचे से लावा निकला था, और आप देखोगे ये जो लावा है ये जब सूख गया तो यहां पर ग्रेनाइट में कन्वर्ट हो गया। तो आप देखोगे जब टक्कर हुई थी तो टक्कर में क्या होता है, टक्कर जब हुई थी तो नीचे क्या हो, ज्वालामुखी से क्या निकलेगा लावा निकलेगा। जब लावा ठंडा पड़ जाएगा तो आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एक तरीके से ग्रेनाइट का रूप ले लेगा। तो ये चट्टानें जो है किससे मिलकर बनी हुई है, काली काली चट्टानें होती हैं जो कि ग्रेनाइट की मिलकर बनी होती हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ये आप देखोगे तो आप देखोगे ये क्या है सर, ये आपका देखोगे ये हमारा माउंट एवरेस्ट का सीन है, एक फोटो है, और आप देखोगे इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बड़े बड़े पहाड़, है ना, ये पहाड़ ये बर्फ से ढके हुए हैं, और ये किसके बने हुए हैं सर, ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं सर, ये ग्रेनाइट के बने हुए हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रमुख चोटियों की। हम बात करें तो चोटियां याद कर लेना, एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे हम बात करें दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची कौन सी है सर, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर की। फिर हम देखोगे कंचनजंगा, है ना, मकालू, और याद रखना इसमें से आधी से ज्यादा टॉप 10 में जो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं आती हैं इसमें आधी से ज्यादा कहां पर है सर, नेपाल में है। तो आप देखोगे मकालू, है ना, धौलागिरी की हम बात करें ये भी नेपाल में, नंगा पर्वत की हम बात करें भारत में है, अन्नपूर्णा की हम बात करें नेपाल में है, और नंदा देवी की हम बात करें तो ये भारत में है। ठीक है, तो ये दुनिया की कुछ, है ना, कुछ ऊंची श्रृंखलाओं में से एक है जो हमारे हिमाद्री का हिस्सा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा आता है दूसरी श्रृंखला। तो आप देखोगे पहली श्रृंखला हमने पढ़ ली जिसमें सबसे ऊंचे ऊंचे हमारे क्या हिमालयास हैं। अब दूसरी श्रृंखला, पहला हो गया, अब दूसरे का नंबर है। दूसरे को हम क्या बोलते हैं सर, दूसरे को हम बोलते हैं लघु हिमालय, या फिर इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। अब ये बीच में आती है, मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बीच में आती है। अब इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये क्या है सर, ये उतने ऊंचे नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हिमाद्री के दक्षिण हो रहे हैं, यानी कि आप देखोगे ये हमारा हिमाद्री उत्तर है, तो इसके दक्षिण की तरफ क्या है सर, ये हमारे हिमाचल है। अगर हिमाचल की मैं बात करूं तो आप देखोगे इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर की है ना, 50 किलोमीटर की औसतन चौड़ाई है इसकी। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, लंबाई की बात करूं, तो आप देखोगे 3700 से 4500 मीटर की। जितने भी शहर आप देखते हो, जैसे हम बात करें हिमाचल का पूरा जो है हमारा मनाली वगैरह हो गया, है ना, जितने भी तुम अलग शिमला वगैरह की हम बात करें तो ये सब यहीं पर बसे हुए हैं। ठीक है ना, क्लियर हो? क्योंकि देखो हम हिमाद्री पर नहीं रह सकते क्योंकि वहां पे ठंड बहुत ज्यादा है। जितने भी पहाड़ों पे आपको ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, जनसंख्या मिलती है, वो सब कहां ज्यादा देखने को मिलती है आपको, वो सारी की सारी पॉपुलेशन जनसंख्या आपको हिमाचल में और शिवालिक में देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? चलिए आप याद रखना यहाँ पे, है ना। यहाँ पर जो चट्टानें जो कैसी हैं सर, अत्यधिक क्या है, संपीड़ित हैं और परिवर्तित, आप देखो बोल सकते हो परिवर्तित चट्टानें हैं, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर आपको कई सारे टूटी हुई चट्टानें, और आप देखोगे कि जैसे स्थिर चट्टानें नहीं मिलती यहाँ पे आपको निरंतर चट्टानें मिलती, यहाँ पे आपको तोड़ फोड़ टूटी फूटी चट्टानें बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको, क्योंकि आप देखोगे बीच में फंसा हुआ है ना। आप देखोगे जब टक्कर हुई थी तो बीच में फंसा हुआ, तो यहाँ पर तोड़फोड़ होती रहती है, यहाँ पे अलग अलग गतिविधियां होती रहती हैं। तो आप देखोगे ये जो चट्टानें हैं बहुत टूटी फूटी चट्टानें, सिंपल सी बात है। आगे हम बात करें, अच्छा प्रमुख श्रेणियों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे पीर पंजाल, धौलागिरी, धौलाधार की हम बात करें, महाभारत की हम बात करें, तो एक कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। अगर मैं बात करूं, समझ में आया सबसे ऊंची कौन सी है इसमें, तो आप देखोगे पीर पंजाल। ठीक है सर। अच्छा, यहां पर आपको कई सारी घाटियां भी देखने को मिलती हैं। घाटियों का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो इलाका होता है इसको हम घाटी बोल देते हैं, है ना। अलग अलग पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ बने हुए हैं और इनके जो बीच का जो ये इलाका दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। घाटी की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कश्मीर घाटी आ जाती है इसमें, कांगड़ा घाटी आ जाती है। कहां पर है सर, हिमाचल में, बहुत सुंदर है। कुल्लू घाटी की मैंने बोला ना, जितने भी शहर है कुल्लू मनाली वगैरह सब इसी घाटी में देखने को मिलते हैं, है ना। तो आप देखोगे जितने भी जो प्रमुख, है ना, जो हिल स्टेशन है जहां लोग घूमने जाते हैं, तो आप देखोगे मसूरी, नैनीताल,
रानीखेत की हम बात करें कांगड़ा की, कांगड़ा खुद अपने आप में एक बहुत है ना, उधर की हम बात करें, हम थोड़ा धर्मशाला की तरफ की बात करें, मनाली साइड की हम बात करें, तो ये सब जो इसी का हिस्सा है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या यहीं पर रहती है, पहाड़ी जनसंख्या। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं तीसरी, मतलब पहली हो गई हमारी, दूसरी हो गई, अब तीसरी की बात कर लेते हैं। सबसे बाहरी श्रृंखला है, समझ में आया ना। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बाहरी कैसे होती है, ये तो अंदर है ना। नहीं बेटा, तो जो सबसे पहले जब जब टकराया था तो सबसे पहले हिमालय कौन से बने थे, तो ये वाले बने होंगे ना। जब पहले टक्कर लगी होगी तो ये वाले हिमालय बने होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको जो है सबसे ज्यादा आंतरिक बोला जाएगा, इसको बाहरी बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे बाद में बने हैं। अच्छा सर, इनकी अगर हम बात करें तो शिवालिक बोलते हैं, बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। चौड़ाई की हम बात करें 10 से 50 किलोमीटर की, ऊंचाई की हम बात करें बहुत कम ऊंचाई होती है, 900 से 1000 मीटर औसतन ऊंचाई होती है इनकी। अच्छा, इनका निर्माण कैसे हुआ, तो आप देखोगे जो नदियां बह रही थी, तो नदियों द्वारा जो भी तलछट जो है, यानी कि जो भी जमाव इकट्ठा हुआ था, वो सब इकट्ठा होता रहा। जब जमाव आ रहा है, यानी कि जो भी गाद आ रही है, इकट्ठी होती रही, और इससे क्या बन जाएगा, इससे आप देखोगे हमारे शिवालिक का निर्माण होगा। यहां पर आपको कुछ घाटियां भी देखने को मिलती है ना, जैसे आप देखो मोटी वजीरी की हम बात करें, जलोढ़ से भरी हुई है ना, और ये सब चीजें जो है आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो भी आपको ये शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ है सर, तो शिवालिक का निर्माण सिंपल सी बात है, नदियों द्वारा लाए हुए जो तलछट जो था, उससे जो है शिवालिक का निर्माण हुआ है। जो भी नदी अपने साथ में गाद लेके आई थी, उसका जमाव इकट्ठा होता रहा, जो भी पत्थर टूट टूट के आते रहे, इकट्ठे होते रहे, तो आप देखोगे इनसे ही शिवालिक का निर्माण हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे कुछ घाटियां मिलती हैं आपको। घाटियां कौन सी मिलती हैं, तो आप देखोगे पूरा देहरादून शहर जो है बसा हुआ है ना। हाँ, पूरा देहरादून की हम बात करें, हम पूरे कोटली दून की हम बात करें, पटली दून की हम बात करें, है ना, हरकी दून की हम बात करें, तो ये आप देखोगे, हरकी तो खैर बहुत आगे है, हरकी दून नहीं, हाँ, पटली दून, कोटली दून, देहरादून। अब ये घाटियां जो बसी हुई हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं। इन घाटियों में आप देखोगे, दून का मतलब क्या होता है, दून का मतलब होता है घाटियां, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, बीच का जो पूरा क्षेत्र होता है, उसको हम घाटी बोल देते हैं, दून भी बोलते हैं उसको हम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो सिंपल सी बात, दून हमने किसको बोला है, दून हमने सिंपल सी बात है किसको बोला है सर, तो जो शिवालिक और जो हिमाचल है, इसके बीच का जो इलाका है खाली, इसको हमने दून बोला। ये भी एक तरीके से क्या है, घाटियां हैं, बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। देहरादून तो राजधानी है भाई। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भाई, इसका कुछ क्षेत्रीय विभाजन भी हुआ है। मतलब आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से हमने जो है इनका विभाजन कर दिया। तो आप देखोगे अलग अलग नदियां जाती हैं, और इसके अकॉर्डिंग इनके बीच में जो भी पहाड़ हैं, इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना। तो क्षेत्रीय विभाजन की अगर मैं बात करूं, तो क्षेत्रीय विभाजन में आप देखोगे सबसे पहले आते हैं हमारे पंजाब हिमालय इधर ही आ जाते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। पंजाब हिमालय की हम बात करें, किसके बीच में आते हैं, तो आप देखोगे ये इंदस नदी और सतलज नदी के बीच में हमारे पंजाब हिमालय है। ठीक है सर, अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय की, कुमाऊं हिमालय कहां पर स्थित है, तो आप देखोगे सतलज और काली नदी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सतलज नदी है और ये हमारी काली नदी है, इसके बीच में आप देखोगे हमारे कुमाऊं हिमालय आते हैं। अब हम बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय कहां स्थित है, तो काली नदी और तीस्ता नदी। तो ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है। तो आप देखोगे काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ, तो ये काली नदी और ये तीस्ता नदी के बीच में क्या आते हैं, हमारे नेपाल हिमालय आ जाते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें, हाँ, असम हिमालय की हम बात करें, तो तीस्ता और दिहांग। तो आप देखोगे ये क्या है सर, ये क्या है, देखो ये तीस्ता है और ये दिहांग है। इसके बीच में जो आप देखोगे क्या आ जाते हैं, इसके बीच में जो है आसाम हिमालय आ जाते हैं। ठीक है, एक बार देखना इस पूरे फिगर को, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, पीपीटी मिलेगी, इसको देखना, इसमें एक एक चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभाजन भी हमने पढ़ लिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर आती है हमारी पूर्वांचल पहाड़ी की हम बात करें, तो हमारे हिमालय ऐसे जाते हैं और आप देखोगे इधर से जो नमचा बरवा है, इधर से मुड़ते हैं, है ना, और ये क्या बोली जाती है, पूर्व साइड की जो पहाड़ियां, इनको पूर्वांचल पहाड़ियां बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे कि कहां से है भाई, तो ये देखो दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। तो आप देखोगे कि हमारे हिमालय ऐसे जाते हैं, पहले ऐसे जा रहे होते हैं, फिर ऐसे मुड़ जाते हैं। गॉर्ज का मतलब क्या होता है, गॉर्ज का मतलब होता है घाटी। गॉर्ज एक सिंपल सी बात है, जो एक नदियों द्वारा बनाई हुई जो घाटी होती है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। नदी के द्वारा जो घाटी बनाई जाती है, अब नदी की स्पीड बहुत तेज होती है, तो नदी क्या करती है, पत्थरों को तोड़ ताड़ के आती है, बीच में से निकलती है, तो वो घाटी बन जाती है। बहुत ही संकरी होती है, कम चौड़ी होती है, घाटी होती है, बिल्कुल खड़ी खड़ी घाटी होती है। समझ में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। समझ में आया, इसको हम एक नाम और देते हैं, गॉर्जेस, है ना, इंग्लिश में इसको हम गॉर्जेस बोलते हैं, नदियों द्वारा बनाई हुई घाटी। तो आप देखोगे यहां पर आप देखोगे ये इधर दिहांग गॉर्ज आती है, इसमें आप देखोगे इधर से जैसे एक गॉर्ज आएगी, तो आप देखोगे पहाड़ जो होंगे वो इधर की तरफ टर्न हो जाएंगे और इधर मुड़ेंगे। समझ में आया, हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। फिर यहाँ पे आपको पहाड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, नमचा बरवा वगैरह जो है, पहाड़ वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ, तो यहाँ पे आपको कई सारे जंगल वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। अच्छा, प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी मिलती हैं, तो आप देखोगे हमारे उत्तरी पूर्वी भारत में आपको पटकाई पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां, मणिपुरी पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, ये सब जो है आपको देखने को मिलती हैं। समझ में आया, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
आगे बढ़ते हैं और हिमालयन पर्वत की बात कर ले। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसमें प्रमुख पानी हमने देख लिया, सारी चीजें देख ली हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम बात करें, अब हम थोड़ा सा हमने पहाड़ों के बारे में पढ़ लिया, अब पहाड़ों के बारे में पढ़ लिया, हम बात कर लेते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तरी मैदान में आप देखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको उत्तरी मैदान बने कैसे हैं, तो ये नदियों से बने हैं। तो ये तीन प्रमुख जो नदियां हमारी, जो हमारे हिमालय से बहती हैं, एक तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन तीन नदियों से क्या बना है, इन तीन नदियों से आप देखोगे इन जलोढ़ मैदानों का जो निर्माण किया गया है। समझ में आया? हाँ है ना, फटाफट से बताओ, है ना। तो आप देखोगे जो भी लाखों वर्ष, क्या हुआ, लाखों वर्ष में नदियां जो है अपना क्या लाती थी, अपना जो तलछट जो है ये लाती थी, और इसमें जो है इनमें जो है जो जमाव इकट्ठा होता रहा और उससे क्या बन गए, हमारे मैदानी इलाके बन गए। क्लियर ना? हाँ, तो ये जलोढ़ जमाव है, और याद आप देखोगे कि भारत में सबसे ज्यादा अधिक पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है इसी भाग में मिलती है। तो आप देखोगे ना, ये पहाड़ थे हमारे, अब देखो ध्यान से, ये हमारे क्या थे सर, ये हमारे पहाड़ थे, है ना, ये हमारे पहाड़ों की तीन श्रृंखलाएं थी। समझ में आया? हाँ, इसके नीचे अगर आप आते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है सर, इसके नीचे अगर आप आते हो तो आपको देखने को मिलता है हमारा उत्तरी मैदानी इलाके। तो ये जो नदियां बह के आ रही थी, नदियां जो बह के आ रही थी, आप देखोगे इन नदियों का जो जमाव इकट्ठा हुआ है, इसको हम जलोढ़ जमाव बोलते हैं। और याद रखना, यहां पर आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो जलोढ़ जमाव है खेती के लिए बहुत अच्छा होता है, खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लियर हुआ? चलिए, अगर हम बात करें विस्तार की तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैले हुए हैं। लगभग आप देखोगे कितना है, कितना फैला हुआ, अगर आप जाओगे यहां से, है ना, इधर एक पश्चिम से उत्तर की तरफ जाओगे तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे, आप देखोगे पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो लगभग जो है 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं सर। ठीक है ना। चौड़ाई की अगर हम बात करें, यानी कि चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई में लगभग ये 240 से 320 किलोमीटर में फैले हुए हैं। जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या, इवन दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कृषि महत्व के हिसाब से हम देखें तो भैया यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिलती है, यहाँ पे आपको पर्याप्त जल मिलता है, जलवायु बहुत ज्यादा अनुकूल है, इसमें खेती वेती आप आसानी से कर सकते हो, जनसंख्या रह सकती है आसानी से। और आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा जो कृषि उत्पादक जो इलाका है वो इसको माना जाता है ना। पूरे भारत का पेट कौन भरता है? ये इलाका भरता है सबसे ज्यादा, है ना। आप देखोगे गन्ने का उत्पादन, है ना, अनाज का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं तीन अलग अलग जो मुख्य भाग हैं इसके, है ना, तीन मुख्य भागों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम पंजाब का मैदानी क्षेत्र। अच्छा, पंजाब की हम बात करें तो पंजाब किससे मिला है? पंजाब एक्चुअली 5 नदियों से मिलकर बना है। अच्छा, इस भाग की अगर हम बात करें, हमारा जो पंजाबी मैदानी इलाका जो है, यानी कि जो पंजाब के साइड आता है, यानी कि इस वाले इलाके की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इस वाले इलाके की, ये देखो ध्यान से, ये जो इलाका है, ध्यान से देखना फटाफट से, ये वाला जो इलाका, ये वाला पूरा जो इलाका है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक नदी जाती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इन सारी नदियों ने क्या बनाया? इन सारी नदियों ने इस पंजाब को जन्म दिया। पंजाब का मतलब ही क्या होता है? 5 नदियों से मिलकर बना हुआ जो क्षेत्र है उसको हमने पंजाब बोला है। द्वाब क्या होता है? द्वाब का मतलब होता है 2 नदियों से बनाया के बीच का जो इलाका होता है। तो आप देखोगे जो 2 नदियां जा रही हैं, तो दो नदियां जा रही हैं, अब 2 नदियों ने अपने जो तलछट जो है छोड़ते गए, अपना गाद छोड़ते गए, है ना। तो आप देखोगे 2 नदियों के बीच का जो हमारा क्षेत्र होगा उसको हम द्वाब बोलते हैं। ऐसे ही 5 नदियों का जो 5 नदियों द्वारा बना हुआ एक जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। समझ में आया? अच्छा सर, ये 5 नदियां कौन सी थी सर? ये 5 नदियां कौन सी थी? तो आप देखोगे तो सिंधु नदी की ये 5 क्या है सर? 5 जो है सहायक नदियां, इनको हम बोलते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। ये जो नदियां हैं एक तरीके से आप देखोगे सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप देखोगे ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इन्हीं के द्वारा जो है पंजाब को बनाया गया है। समझ में आया? हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। तो इन नदियों के बीच का जो इलाका है इसको हमने पंजाब बोल दिया। अब यहां पर मैंने द्वाब का मतलब भी लिखा हुआ है। दो मतलब दो का मतलब क्या होता है? दो मतलब दो, यानी कि 2, और आप का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है ना। 2 नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम द्वाब बोलते हैं। 5 नदियों के बीच का जो भूभाग है उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम पंजाब बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें, अच्छा, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में अगर हम देखोगे थोड़ा सा, हमारा गंगा के मैदानी क्षेत्रों के बाद क्या आता है? सॉरी, पंजाब के मैदानी क्षेत्रों के बाद क्या आता है? तो आप देखोगे गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। पंजाब के मैदानी क्षेत्र के बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र आता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो ये कहां पर है? तो आप देखोगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो घाघर और तीस्ता नदी के बीच में। ठीक है, घाघर और तीस्ता नदी के बीच का जो इलाका है, यानी कि ये वाला इलाका पूरा, ये वाला, है ना, ये वाला पूरे इलाके की बात हो रही है यहां पर, ये वाले इलाके की, है ना, ये वाले इलाके की बात हो रही है। ठीक है सर, है ना। इसकी हम बात करें, इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो आप देखोगे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये आ जाते हैं इसमें। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका है ये कहां पर है? तो मुख्य रूप से ये असम में है। तो यहां आप देखोगे ना ये वाला जो इलाका है ना, असम और अरुणाचल वाला जो इलाका, ये वाला इलाका है ना। तो आप देखोगे पहला हमारा ये हो गया पंजाब का, दूसरा हमारा गंगा वाला हो गया, और तीसरा हमारा
ब्रह्मपुत्र वाला हो गया। इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने ही आप देखोगे उत्तर भारत को जन्म दिया, उत्तरी मैदानी क्षेत्र को जन्म दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब उत्तरी मैदानी क्षेत्र की हम बात करें तो आप देखोगे कि हमें लगता होगा कि मैदानी क्षेत्र जो होते हैं बिल्कुल प्लेन होते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो प्लेन नहीं होते, मैदानी क्षेत्र जो होते हैं वो प्लेन नहीं होते। सर कैसे होते हैं, तो आप देखोगे इनमें भी कई सारी आकृतियां होती हैं हमारी मैदानी क्षेत्रों में। जैसे हम बात करें, पहली आकृति बनती है भूभा, भाबर वाली। भाबर की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो हमारी शिवालिक है, अब सोच के देखो, है ना, पहले हमारे क्या थे, पहले बड़े बड़े हमारे हिमाद्री आई, ठीक है, फिर हमारे हिमाचल आया, ठीक है, फिर हमारे क्या है सर, हमारे शिवालिक है। शिवालिक के नीचे जो इलाका है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भाबर बोलते हैं। यहां पर आपको कई सारे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। समझो यहां पे कि शिवालिक के खत्म होने के बाद सर क्या शुरू हो जाता है, सीधा मैदानी क्षेत्र नहीं, शिवालिक के बाद सीधा भाबर शुरू होता है। आप देखोगे 8 से 16 किलोमीटर का है ये भाबर जो है, कितने किलोमीटर का है आप देखोगे, ये भाबर जो है ये 8 से 16 किलोमीटर का है। ये कब शुरू होता है, तो शिवालिक के बाद शुरू होता है सर, क्लियर हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि पर्वतों से उत्तरी नदियों द्वारा कंकड़ पत्थर का जनाव होता है। तो भाई जो हमारी पहाड़ों से नदियां आ रही हैं ये अपने साथ में बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो यहां पर आपको भाबर में आपको कई सारे कंकड़ पत्थरों का जमाव मिलेगा। और ये कहां से कहां तक है, तो 8 से 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है ना, सभी नदियां जो होती है यहां पर लुप्त हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि पत्थरों के अंदर से बहती हुई आती हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है हमारा तराई वाला कौन सा हिस्सा, तराई वाला हिस्सा, तराई वाला। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो नदियां विलुप्त हो गई थी, पत्थर कंकड़ों के नीचे से आ रही थी, ये फिर से दिखने लगते हैं, ये फिर से दिखने लगती हैं। और ये जो इलाका होता है थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा दलदली इलाका होता है, तो इसको हम बोलते हैं तराई। भाबर की दक्षिण की तरफ होता है। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं, थोड़ा सा ना, थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें ठीक है, हाँ, तो पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है, पानी पी लिया मैंने। अच्छा, तराई की अगर मैं बात करूं तो ये भाबर के दक्षिण वाला इलाका, यानी कि आप देखोगे भाबर से दक्षिण की तरफ आप जाओगे तो आपको ये इलाका देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अच्छा, विशेषताओं की हम बात करें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो नदियां जो कि लुप्त हो गई थी, आप देखोगे गायब हो गई थी, लुप्त हो गई थी, तो आप देखोगे फिर से प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर आपको घने जंगल मिलेंगे, दलदली और नमी इलाका मिलेगा। और आप देखोगे अब जहां पे कृषि भूमि में ये परिवर्तित हो चुके हैं। आप देखोगे कई सारी जो भूमि है यहां पे किसान खेती भी करते हैं क्योंकि नमी अच्छी है। सिंपल सी बात है, क्लियर। अच्छा, यहां पर आपको एक जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। भांगर की हम बात करें तो सबसे बाद में कौन आता है, तो आप देखोगे ये सबसे बाद में आता है हमारा भांगर। भांगर की ये वाला इलाका है, भांगर का ये वाला इलाका, ठीक है ना। तो आप देखोगे तराई जैसे खत्म होता है वैसे ही आता है हमारा भांगर। भांगर की हम बात करें, बाढ़ के मैदान से ऊपर होता है कि भाई जो नदी आती है, नदी बह रही है, तो नदी का आसपास का क्षेत्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम खादर बोलते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर बाढ़ आती है और बाढ़ अपने साथ में नई जलोढ़ मृदा लेके आती है। लेकिन जो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भांगर, है ना। भांगर और खादर आपने देखा होगा, जलोढ़ मृदा जो होती है दो तरह की होती है, एक तो भांगर और दूसरी खादर। खादर जो होती है वो क्या, बाढ़ वाला क्षेत्र जो होता है उससे वो वाली जो मृदा होती है उसको हम खादर बोलते हैं। लेकिन बाढ़ वाले क्षेत्रों से ऊपर की जो मृदा होती है उसको हम भाबर बोलते हैं, पुरानी मृदा होती है। ठीक है, ये पुरानी मृदा होती है। और आप देखोगे कि इसका आकार जो कैसा होता है, सीटी नुमा आकार होता है इसका, है ना। और ये मिट्टी कैसी होती है, मोटी होती है थोड़ा सा, है ना। आप देखोगे कंकड़दार मिट्टी होती है ना, समझ में आया, यानी कि मोटा, इसका मिट्टी का जो कण होते हैं मोटे होते हैं। और खादर में मिट्टी जो होती है बहुत महीन होती है। ये सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें हो गई आपकी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, ये भी पता होना चाहिए आपको कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे सबसे बड़ा, है ना, नदी का जो द्वीप है। द्वीप की हम बात करें तो द्वीप हमारे नदियों वाले जो द्वीप होते हैं, कि भाई जो नदियों द्वारा बनाया गया, कि नदी जा रही है, ये नदी है और बीच में एक द्वीप बना हुआ है, तो आप देखोगे कौन सा है सर, तो कौन सा सर, इसको हम बोलते हैं मजुली। ये कहां पर बना हुआ है सर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये भी पता तुम्हें होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं पठार पे। पठार की जब मैं बात करता हूं तो पठार की हम बात करें तो पठार कहां आते हैं, तो पठार आते हैं हमारे, ये देखो ध्यान से, पठार हमारे ये आते हैं, है ना। तो हमने किसके बारे में बात कर ली सर, हमने जो है हिमालय के बारे में बात कर ली, हमने मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम पठार के बारे में बात करेंगे। पठार क्या होता है, पठार एक ऐसी आकृति होती है जो ना तो पूरा पहाड़ है और ना ही पूरा मैदानी इलाका है। आप देखोगे मेज जैसा, एक मेज जैसी आकृति होती है, जमीन से उठी हुई होती है, जमीन से उठी हुई होती है, जिसकी लेकिन कोई चोटी नहीं होती, चोटी नहीं होती इसकी, इसको हम बोल देते हैं पठार। पठार एक ऐसी आकृति होती है, समझ में आया। चलिए, तो पठार की अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये कैसे बनी है, तो पुरानी पुरानी जो चट्टानें थी, जैसे मैं आग्नेय चट्टानी की बात करूं, रूपांतरित चट्टानों की बात करूं, पुरानी जो क्रिस्टलीय जो चट्टानें जो होती हैं, इनका निर्माण हुआ कैसे, तो आप देखोगे जब ज्वालामुखी फटे थे, जब ये हमारी इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, हमारे जो भारतीय प्लेट जब आगे बढ़ती जा रही थी, तो आप देखोगे बहुत सारे क्या हुए थे, विस्फोट हुए थे, ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। और इस ज्वालामुखी से ही क्या बना है, इस ज्वालामुखी से ही जो है इन प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है। समझ में आया। आप याद रखना, दुनिया की सबसे पुरानी भूभागों में से एक है, दुनिया के और भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक कौन है सर, ये वाला इलाका है। क्लियर हुआ, हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ। यहाँ पर आपको गोल पहाड़ियां मिलती हैं, चौड़ी और उथली उथली पहाड़ियां मिलती हैं, बहुत पुरानी पहाड़ियां आपको जो है देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने पठारों को भी दो भागों में बांट लिया। एक है भाई हमारा मध्य उच्च भूमि, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। अच्छा, इसकी मैं बात करूं तो आप देखोगे तो ये जो इलाका है, आपको देखो ये वाला जो इलाका है, ये वाला कौन सा इलाका है हमारा, ये मध्य उच्च भूमि का इलाका है। और ये हमारा कौन सा इलाका है, ये हमारा दक्कन
दक्कन का पठार है। तो आप देखोगे पहला है हमारा मध्य उच्च भूमि, इसकी हम बात करें तो यह कहां पर स्थित है, तो आप देखोगे नर्मदा नदी के ऊपर। तो आप देखोगे ना ये नदी है ना, ये नर्मदा नदी है, ये इधर से जाती है नर्मदा नदी, है ना, और इधर मिल जाती है। तो नर्मदा नदी के ऊपर में यानी कि उत्तर की तरफ आप देखोगे कि ये हमारे क्या है सर, ये हमारा उच्च भूमि है। क्लियर हुआ। चलिए सीमाओं की अगर हम बात करें तो आप देखोगे उत्तर में विंध्याचल, तो आप देखोगे यहां पर क्या आते हैं, यहां पर आप देखोगे उत्तर में इसके विंध्याचल है ना, विंध्याचल है, और दक्षिण में इसकी सतपुड़ा है। इसके बीच से क्या जा रही है, इसके बीच से जो है नर्मदा नदी जा रही है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो आप देखोगे यहां पर, आप देखोगे ना यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिलेंगे, मध्य उच्च भूमि मिलेगी। ठीक है, तो आप देखोगे सीमाओं की अगर हम बात करें तो इसकी सीमाओं में आप उत्तर में देखोगे विंध्याचल श्रेणी है, दक्षिण की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सतपुड़ा मिल जाती है, उत्तरी पश्चिम की हम बात करें यानी कि ये वाली उत्तरी पश्चिम ये वाले, तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, तो यहां पर आपको अरावली, यहां पर आपको अरावली मिल जाती है। अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी हमारी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है सर। पश्चिम की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या मिलते हैं, राजस्थान के रेत मिलते हैं। तो आप देखोगे ना कि अगर पश्चिम की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो मरुस्थल मिलेगा, रेगिस्तान मिलेगा। ठीक है, तो इसकी ये सीमाएं दिखती हैं, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में हमारी मध्य उच्च भूमि आपको देखने को मिलती है। समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप देखोगे हर तरफ इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा की हम बात करें, सतपुड़ा, अगर मैं उत्तर की तरफ बात करूं, देखो ध्यान से देख लो, फिर से देख लो, उत्तर की तरफ विंध्याचल, दक्षिण की तरफ सतपुड़ा, है ना, उत्तरी पश्चिम की हम बात करें तो यहां पर आपको शिवालिक देखने को मिल जाती है। फिर अगर मैं पश्चिम की तरफ बात करूं तो आपको जो है रेगिस्तान देखने को मिल जाते हैं राजस्थान के। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो आप देखोगे दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां जो है कौन सी हैं सर, चंबल, सिंध नदी की हम बात करें, बेतवा की हम बात करें, केन की हम बात करें, ये इसकी मेन क्या है सर, ये इसकी मेन नदियां हैं जो दक्षिण से पश्चिम की है ना, दक्षिण पश्चिम मतलब देखो ध्यान से, दक्षिण पश्चिम मतलब ये देखो यहां से, ये देखो ध्यान से देखना फटाफट से, हाँ ये यहां से है ना, ऐसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। तो आप देखोगे इन पठारों की हम बात करें तो यहां पर आपको कुछ नदियां भी बहती हुई दिखाई देती हैं, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन वगैरह। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आप देखोगे पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो आप देखोगे पूर्व में कैसा विस्तार है, तो आप देखोगे तो पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो ध्यान से देखो फटाफट से, ध्यान से फिर से देखो, आप फिर से देखो, हाँ हाँ ये देखो, ये क्या है सर, ये बुंदेलखंड है और ये बघेलखंड है, ये देखो, है ना, क्लियर हुआ। और इधर आप देखोगे थोड़ा सा पश्चिम की साइड में तो आप मालवा का पठार भी दिखता है आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बात करोगे पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो पूर्व में क्या मिलता है आपको, छोटा नागपुर भी मिलता है। तो ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, ये जो पूरा पठारी क्षेत्र जो है ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर। समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे हम बात करें छोटा नागपुर पठार की हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको दामोदर नदी द्वारा अब वाइज जो पूरा प्रॉपर तरीके से यहां पर छोटा नागपुर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए ये सारी चीजें हैं। और हम बात करें, हाँ दामोदर नदी भी आपको इधर देखने को मिल जाएगी। दक्कन के पठार की हम बात कर लेते हैं, यानी कि आप देखोगे ये हमारा क्या था सर, ये हमारा मध्य उच्च भूमि थी। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहां पर आपको दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार मिलेगा। दक्कन की पठार की हम बात करें तो कैसे आकार का है, तो सर ये आपको त्रिभुजकार आकार का मिलेगा। अच्छा, नर्मदा नदी जो है आप देखोगे, मैंने क्या बोला था आपको कि नर्मदा नदी जो है इसके उत्तर में क्या था, इसके उत्तर में हमारा मध्य उच्च भूमि था। इसके दक्षिण की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसके दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है, इसके दक्षिण में आपको जो है ये पठार दक्कन का पठार देखने को मिलता है। उत्तरी सीमा की हम बात करें तो यहां पर सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है। पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें, पूर्वी मतलब ये वाला है ना, इधर आप देखोगे पूर्वी विस्तार में क्या होगा, पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको महादेव, कैमूर और मैकाल की श्रेणी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात करें ढाल की दिशा, तो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढाल है। तो आप देखोगे इसकी ढलान की अगर हम बात करें तो ये पूरी ढलान इसकी कैसी है सर, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, मतलब ये थोड़ा सा तिरछा है, टेढ़ा है, यानी कि ढलान की अगर हम बात करें ये ऐसी है। तभी आप देखोगे सारी नदियां जो हैं वो कहां जाती हैं, वो सारी नदियां जो ज्यादातर जो नदियां हैं, है ना, अगर मैं बात करूं नर्मदा तापी को छोड़ दूं तो सारी जो नदियां हैं, ये सारी नदियां कहां जाती हैं, ये सारी नदियां जो हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं और अपने आप को बंगाल की खाड़ी में डाल देती हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो ढलान है वो कैसी है सर, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ऐसी है। क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उत्तरी पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इस पठार का, हमारा जो पठार है, कौन सा सर पठार, हमारा दक्कन का पठार है जो है, इसका आपको उत्तरी पूर्वी विस्तार भी देखने को मिलता है ना, उसको हम क्या है, तो इसका उत्तरी पूर्वी विस्तार की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको मेघालय के पठार मिल जाते हैं, कबरी अलोंग पठार मिल जाते हैं और उत्तरी कछार पहाड़ियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है सर। और आगे हम बात करें, ठीक है, तीन प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, अगर मैं बात करूं उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में, जो कि दक्कन का पठार का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, है ना, तो आप देखोगे कि इन तीन प्रमुख पहाड़ियों में गोरो खासी की पहाड़ियां, गोरो बोल रहा हूं मैं, गारो खासों की पहाड़ियां आ जाती हैं और आप देखोगे जयंता पहाड़ियां आ जाती हैं, जयंता की पहाड़ियां आ जाती हैं। ठीक है, तो आप तीन पहाड़ियां, गारो खासी और तीसरी हमारी जयंता, तो ये तीन पहाड़ियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है सर। आगे हम बात करें, अब हमारे पश्चिमी पूर्वी घाट आ गए। पश्चिमी पूर्वी घाट की हम बात करें तो आप देखोगे ये हमारे, है ना, ये हमारे
पश्चिमी घाट है और ये हमारे क्या है, ये हमारे पूर्वी घाट है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। इनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये पश्चिमी तट की समांतर है। पश्चिमी तट जो है हमारा, पश्चिमी तट मतलब ये हमारा पूरा पश्चिमी तट है। ये देखो ये हमारा पूरा पश्चिमी तट है ना। समुद्र के पास का जो इलाका होता है उसको हम तट बोल देते हैं, है ना। तो इसके समांतर ही ये पूरे हमारे घाट जाते हैं, पश्चिमी तट के समांतर ही है ना। इसके साथ साथ ही आप देखोगे ये हमारा पश्चिमी तट है पूरा, ये देखो ध्यान से, ये पूरा हमारा पश्चिमी तट है, ये देखो, है ना, ये पूरा पश्चिमी तट है। इसके समांतर ही क्या है, इसके समांतर ही आपको जो है पश्चिमी पूर्वी घाट देखने को मिलेंगे। अच्छा ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई ज्यादा नहीं होती इनकी, 900 से 1600 मीटर होती है। अच्छा इसके बीच में आपको बहुत सारे गैप, दर्रे जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे जो गैप होते हैं ना, ये पहाड़ है, ये बीच में दर्रे जो होते हैं ना, ये बीच में दर्रे जो होते हैं, इसको आपको देखने को मिलेंगे। थार, भोर, पाल घाट, ये सब आपको इसके बीच में दर्रे देखने को मिलेंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं। समझ में आया? चलिए आप देखोगे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम की ऊंचाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो बढ़ती है। तो आप देखोगे ये हमारे क्या है, हमारे पश्चिमी घाट है। तो आप देखोगे जब ये ऊपर से उत्तर से दक्षिण की तरफ रही होती है तो इसकी हाइट जो है बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, आगे हम बात करें तो सर्वोच्च ऊंची पहाड़ियां कौन सी हैं इनकी? तो वैसे इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, लेकिन सर्वोच्च ऊंची पहाड़ियों की बात करें तो जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आओगे तो पहाड़ों की ये जो घाटी की ऊंचाई है बढ़ेगी, है ना। तो सबसे ऊंची जो पहाड़ियां है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी, केरला साइड। आप देखोगे अनायमुडी 2695 मीटर, है ना। डोडा बेटा की हम बात करें 2637 मीटर। इसकी अगर हम बात करें तो आपको जो है सबसे ऊंची पहाड़ियां देखने को मिलेंगी दक्षिण भारत में, ठीक है ना। ये हमारा जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला वाला जो हिस्सा है वहां पर जो आपको ये पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। वर्षा की हम बात करें तो आप देखोगे सबसे ज्यादा आपको यहां पर अच्छी खासी वर्षा दिखाई देती है बारिश के टाइम पे, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की, मतलब ये वाले, है ना, ये वाले पूर्वी घाट हो गए हमारे, ठीक है सर। अब जब मैं पूर्वी घाट की बात करता हूं तो आप देखोगे कि ये क्या है सर, ये क्या है, तो इनका विस्तार कहां से हुआ? तो आप देखोगे महानदी घाटी से नीलगिरी तक। तो आप देखोगे ये महानदी घाटी जो है इधर आती है, नीचे आप जाओगे तो सीधा नीलगिरी के जो पहाड़ है यहां तक आपको जो इसका विस्तार मिलेगा। औसतन ऊंचाई बहुत कम होती है, 600 मीटर होती है। और आप देखोगे यहां पर सबसे ज्यादा नदियां आती हैं, सबसे ज्यादा नदियों का यहां पर विच्छेदन देखने को मिलता है। और आप देखोगे इनमें बहुत सारे आपको बीच बीच में गैप भी देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे यहां पर आपको डेल्टा भी देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? अच्छा सारी जो नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो भैया 1501 मीटर की सबसे ऊंची पहाड़ी यहां पर महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करें अन्य पहाड़ियों की, हम बात करें तो शेवरॉय पहाड़ी आ जाती है, जावदी पहाड़ी आ जाती है। हिल स्टेशन की हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर काफी, ऊटी की हम बात करें, है ना, कैरी कैनाल की हम बात करें तो ये सब आपको जो है अच्छे अच्छे यहां पर आपको कुछ टूरिस्ट के प्लेसेस देखने को मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर लोग बहुत सारी जो गतिविधियां, टूरिस्ट गतिविधियां जो है होती हैं। उसके अलावा हम बात करें इनकी कुछ विशेषताएं, इनके बारे में बात कर लेना है। ऐसे हम बात करें, ये कुछ विशेषताएं ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, कि विशेषताएं क्या है, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ज्वालामुखी से मिलकर बने हुए हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छा याद रखना, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बहुत सारी नदियां बहती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो पूरा इलाका है, पूरा अगर मैं पठारी इलाके की बात करूं तो एक तरीके से यहाँ पर आपको जो नदियां मिलती हैं वो मौसमी नदियां मिलती हैं, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि ये आसपास के इलाकों को पानी भी देती है। मुख्य नदी की हम बात करें तो आप देखोगे कि बहुत सारी नदियां हैं, जैसे हम बात करें इन इलाकों में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, है ना, ये सारी जो नदियां, महानदी की हम बात करें। और जैसे हम बात करें कि एक जो आपको देखने को मिलती है बेसिकली यहाँ पे लूनी, एकमात्र नदी है। कौन सी, किसकी मैं बात कर रहा हूं, किसकी मैं बात कर रहा हूं सर? मैं बात कर रहा हूं मरुस्थली भाग की। तो भारतीय मरुस्थली भाग की अगर हम बात करूं, देखो सबसे पहले सुनो कि अगर मैं पठारी इलाके की बात करूं तो इसमें तो बहुत सारी नदियां बहती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मरुस्थल क्षेत्र की, तो आप देखोगे ये मरुस्थल क्षेत्र जो है कहां पर देखने को मिलता है? तो आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। राजस्थान में कौन से इलाके में? तो ये पूरा राजस्थान है हमारा। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? ये आपको पूरा जो है यहाँ पर रेगिस्तान देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? जलवायु की हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ पर, और आप देखोगे शुष्क जलवायु यानी कि बहुत कम बारिश होती है। वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर कम वनस्पति आवरण है, और यहाँ पर आपको कांटेदार वनस्पति ज्यादा देखने को मिलती है। समझ में आया? भू आकार की अगर मैं बात करूं, भू आकार की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको रेतीले मैदान देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो गई। जल संसाधन की हम बात करें तो सिर्फ एक नदी है यहाँ पर, वो भी मौसमी नदी है, जब बारिश होती है तभी पानी देखने को मिलता है, वो नदी है लूनी नदी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए ये क्लियर हो गया। अच्छा यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? रेत के टीले देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं सर? जिसको हम बोलते हैं बरखान, है ना। ये बरखान कैसे होते हैं? तो अर्धचंद्र टीले होते हैं। जैसे आप देखोगे ये क्या है सर, आपको अर्धचंद्र टीले देखने को मिल रहे हैं, इसको हम बरखान बोलते हैं, तो याद कर लेना है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब तटीय क्षेत्रों की हम बात करें तो तटीय क्षेत्र में आप देखोगे कि जो हमारे, है ना, जो हमारे पश्चिमी मैदान थे, पूर्वी मैदान जो थे, इसके नीचे जैसे आप उतरोगे तो आपको समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? तटीय क्षेत्र बोल देते हैं। क्लियर हुआ? तटीय क्षेत्र इनको हम बोल देते हैं। तटीय मैदानी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे प्रायद्वीपी पठार के किनारे जो संकीर्ण तटीय पट्टियां हैं, तो आप देखोगे नहीं हमारा ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपी मैदान, ये हमारा प्रायद्वीपी पठार है। इसके जैसे इसके नीचे उतरते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है सर? तो आपको जो यहाँ पर आपको तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पश्चिमी तट हो गया, ये हमारा पूर्वी तट हो गया, ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी तट के साइड में कौन क्या आता है? तो यहां पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा। पूर्वी तट के साइड में क्या आएगा? तो आपको यहां पर बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, और एकदम संकीर्ण मैदानी क्षेत्र है। समझ में आया? चलिए अगर मैं बात करूं तीन प्रमुख भाग के बारे में तटीय मैदानी क्षेत्र में, तो आप देखोगे अगर मैं
पश्चिमी तटीय क्षेत्र की बात करूं तो इसमें क्या आता है, कोकण आता है, कन्नड़ आता है और मालाबार आता है। याद रखना, ठीक है, याद रखना, इनको कोकण, कन्नड़ और मालाबार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ। हाँ, तो ये मुंबई से गोवा तक है। और कन्नड़ की मैं बात करूं, मध्यवर्ती भाग है पूरा ये वाला, जो पूरा जो हमारा कन्नड़ की बात करें पूरा जो कर्नाटका से होते हुए आता है। उसके बाद मालाबार की हम बात करें तो पूरा केरला वाला इलाका है, केरला का दक्षिणी भाग है ना, पूरा केरला वाला। क्लियर हुआ। अच्छा, पूर्वी तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय, जैसे ये हम किसकी बात कर रहे थे, तो हम पश्चिमी की बात कर रहे थे। अगर मैं पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र की बात करूं, यानी कि ये वाले, इसकी मैं बात करूं, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो आप देखोगे चौड़ा और समतल है। सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा चौड़ा, चौड़ा क्यों है, क्योंकि ये मैदानी इलाका इसलिए चौड़ा है, ये जो पूरा इलाका है, तटीय इलाका जो है, ये क्यों चौड़ा है सर, ये चौड़ा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है वो अपना डेल्टा बनाती हैं। पहली बात तो ये हो गई। कौन कौन सी नदियां, तो आप देखोगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, महानदी, इन सब ये जो सारी नदियां हैं कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आ रही हैं और ये बहुत सारे डेल्टा बना रही है। तो आप देखोगे ये जो इलाका है, ये जो हमारा पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है, ये ज्यादा चौड़ा है। अगर मैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र से इसको थोड़ा तुलना करने की कोशिश करूं, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो भैया आप देखो उत्तरी सरकार है और दूसरा है कोरमंडल। समझ में आया, 2 इसके मुख्य भाग बताए गए हैं। एक तो दक्षिण वाला भाग है, इसको कोरमंडल बोलते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर चिल्का झील भी आपको देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना, कहां पर है सर, उड़ीसा में स्थित है। क्लियर हुआ। महानदी डेल्टा भी आपको जो है दक्षिणी तरफ दिखाई देता है। चलिए ठीक है। अच्छा, 2 द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो 2 द्वीप समूह कौन से हमारे, तो एक लक्षद्वीप है और दूसरा हमारे क्या है सर, अंडमान निकोबार है। क्लियर हुआ। तो ये 2 द्वीप समूह के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए सर, समझ में आया। चलो, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को जो है खत्म करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो 2 हमारे द्वीप समूह हैं। कौन से द्वीप समूह, 2 हमारे, तो आपको पता होना चाहिए भाई। अगर हम बात करें हमारा जो अरब सागर है तो यहां पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है। लक्षद्वीप आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे द्वीप समूह है इनसे मिलकर बना हुआ है। तो आप देखोगे ना, ये देखो ध्यान से देखना फटाफट से, इधर क्या आता है, इधर आप देखोगे, इधर लक्षद्वीप आता है, किधर सर, अरब सागर में। और आप देखोगे बंगाल की खाड़ी में ये क्या दिख रहा है आपको, ये अंडमान निकोबार है। समझ में आया। द्वीप ये हमारा लक्षद्वीप की हम बात करें, ये भी बहुत सारे द्वीपों का समूह है। और अगर मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो ये एक अंडमान है, एक निकोबार है। ये कोरल, ये अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप किससे मिलकर बना हुआ है, लक्षद्वीप जो है कोरल से मिलकर बना हुआ है। कोरल लीफ जो होती है ना, जैसे आप देखोगे कोरल यहां पर आएगा, है ना। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, आप देखोगे कि इसके बारे में विशेष तथ्य क्या है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे एक तरीके से, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा। हम्म। हम्म। अच्छा, हमारा जो लक्षद्वीप समूह है, जो है लक्षद्वीप समूह जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो कोरल लीफ, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रवाल बत्तियां बोलते हैं। ये समुद्र के अंदर होता है, एक तरीके से जीव होता है एक तरीके का। और आप देखोगे ना, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और इस कैल्शियम से क्या बना है, हमारा पूरा जो है नेशन बना है, पूरा जो हमारा क्या बना है, पूरा हमारा क्या बना है, इस कोरल लीफ से ही हमारा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां इनको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में कोरल लीफ। इससे ही हमारा क्या बना हुआ है, लक्षद्वीप बना हुआ है। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा ठीक है। अच्छा, और मैं अंडमान निकोबार की बात करूं तो हमारे जो पर्वत थे, पर्वत का जो ऊपरी वाला भाग जो है, आधा भाग नीचे डूबा हुआ है, तो ये जो पर्वत वाला भाग जो है ना, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग किसका है, ये भाग है हमारा अंडमान निकोबार का। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ ना। चलिए अच्छा, यहां पर आपको एक अंडमान निकोबार में आपको एक बैरन द्वीप भी देखने को मिलता है, जो कि यहां पर जो कि आप देखोगे कि यहां पर आपको एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। आई होप आपको इतनी सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई हैं। चलिए ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि हमारा अंडमान निकोबार कहां पर है, वो हमारा बंगाल की खाड़ी में है। और आपका जो लक्षद्वीप है वो कहां पर है सर, वो आपका अरब सागर में है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोनों ही जो आइलैंड्स हैं, दोनों ही द्वीप जो हैं, ये बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पर्यटक वगैरह आते हैं। समझ में आया ना। चलिए ठीक है, तो एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।